एग्जाम में समास के सवाल बार बार गलत हो जाते हैं, हर बार क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और आपके हर बार गलत हो जाते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप अपने समास को 5 सेकंड में ही पहचान पाओगे और कभी भी आप अपना क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी गलत नहीं कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस। तो पहले बात करते हैं समास शब्द की, ठीक है, कि समास क्या है। तो समास जो है ये किससे मिलकर बना है, इसमें कौन सी धातु होती है, इसमें होती है आपकी अस धातु। अगर इसमें उपसर्ग की बात करें तो इसमें आपका उपसर्ग है शम, सम इसमें उपसर्ग है और ये अस धातु से मिलकर बना होता है। अब बात करते हैं कि समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ होता है संक्षेप, मतलब यानी कि 2 शब्दों को मिलाकर छोटा बनाना, 2 बड़े शब्दों को मिलाकर छोटा बनाना, ये होता है आपके समास का अर्थ। जैसे राजा का पुत्र, क्या राजा का पुत्र, अगर हम इसको छोटा करेंगे तो ये बनेगा राजपुत्र। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से बने शब्द को क्या कहते हैं, समास या फिर समासिक पद कहते हैं। अब इसके विलोम की बात कर लेते हैं। विलोम भी कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि समास का विलोम क्या होता है। तो समास का विलोम होता है व्यास। अभी मैं आपको आगे ट्रिक बताऊंगी, थोड़ा पहले समास के बारे में जान लेते हैं कि समास होता क्या है, समास की परिभाषा क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है। जब ये पता होगा तभी तो पहचान पाओगे आगे, तभी तो कर पाओगे आगे, है ना। तो समास का विलोम होता है व्यास। अब व्यास का क्या अर्थ होता है, व्यास का अर्थ होता है कथावाचक। इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए समास की, तो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नवीन और सार्थक समास शब्द को समास कहते हैं, ठीक है। यानी 2 शब्दों को, बड़े शब्दों को मिलाकर छोटा शब्द बनाना ही समास कहलाता है। और समास में कितने पद होते हैं, समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक। जैसे उदाहरण है इसमें हथकड़ी, तो हथ क्या है इसमें, हथ हो गया इसमें आपका पूर्व पद और कड़ी क्या हो गई, ये हो गया आपका दूसरा पद। इन दोनों को मिलाकर बना हथकड़ी। अगर इसका हम समास विग्रह करेंगे तो बनेगा हाथ के लिए कड़ी। इतना हो गया। अब देखते हैं आगे। 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, और इन्हीं पे हम पहचानते हैं कि कौन सा समास है, किसमें पूर्व पद प्रधान होता है, किसमें उत्तर पद प्रधान होता है, या किसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इसी के बेस पे हम अब तक क्या करते हुए आए हैं, समास को पहचानते हुए आए हैं। तो आगे अब मैं तुम्हें थोड़ी सी ट्रिक बताती हूँ कैसे पहचाना। तो समास के कितने प्रकार होते हैं, ये आपको समासिक विग्रह है कि समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना, मैंने बता दिया अभी आगे। तो समास के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आप देख लीजिएगा। पहला होता है अव्ययी भाव, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, और चौथा होता है द्विगु समास, और 5वां होता है द्वंद्व समास। अब छठा कौन सा रह गया, छठा होता है आपका बहुव्रीहि समास, ठीक। बहुव्रीहि समास, ये आपके 6 समास होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। इतना हो गया। अब इसमें ऑप्शन आता है कि ये आपको पता है कि कितने प्रकार के समास होते हैं, 6 प्रकार के, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है एग्जाम में अगर ऑप्शन आता है 4 का, अगर 6 और 4 दोनों भी ऑप्शन आते हैं, अगर आपको क्या करना है, आपका क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि समास के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, और दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको किसको सेलेक्ट करना है, आप सेलेक्ट करोगे ऑप्शन 6 को, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देनी है, ठीक है। अगर ये वाला ऑप्शन में नहीं है तब आप बताओगे कि 4 कितने प्रकार, 4। अब आप बोलोगे कि भाई 4 कैसे होते हैं, यहाँ तो 6 दिए हुए हैं, है ना। तो वो मैं बताती हूँ। कर्मधारय और कौन सा, द्विगु समास, ये जो है ये दोनों आपके तत्पुरुष के ही प्रकार होते हैं। ये तत्पुरुष का ही टाइप होता है, उसी में ये आते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। लेकिन अगर ऑप्शन में 6 और 4 दोनों हैं तो आपको 6 सेलेक्ट करना है, नहीं तो आप 4 सेलेक्ट करोगे, ठीक है। मेनली जो होते हैं वो 6 ही होते हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा ट्रिक देखते हैं क्या ट्रिक है।
तो सबसे पहला है अव्ययी भाव। तो अव्ययी भाव को कैसे पहचानोगे? तो जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा हो, यानी कि अव्ययी भाव के जो उदाहरण होते हैं इसमें क्या होता है, इसमें मेनली सभी में उपसर्ग जुड़े हुए होते हैं। कौन कौन से? जैसे यथा, प्र, प्रीति, निर, आ, अन, भर, या फिर हत, है ना, हत हो गया, बद हो गया, हत बद, बे हो गया, बे आराम जैसे, है ना, पर हो गया, और नी हो गया, उप हो गया, यत्ता हो गया, है ना। ये सब क्या होते हैं? ये आपके उपसर्ग होते हैं। तो अव्ययी भाव समास को पहचानने क्या ट्रिक है कि अव्ययी भाव समास में सबसे पहले इसमें उपसर्ग होता है, ठीक है। जैसे यथाशक्ति दिया हुआ, तो यथाशक्ति का क्या अर्थ होता है? शक्ति के अनुसार। तो इसमें यथा क्या है? ये उपसर्ग है। प्रीति दिन में प्रीति आपका उपसर्ग आ गया। भर पेट में भर आपका वो आ गया उपसर्ग। तो ये तो हो गई आपकी ट्रिक कि जिस समास में उपसर्ग जुड़ा हुआ होता है वो होते हैं आपके अव्ययी भाव। और थोड़ा अगर बुक की लैंग्वेज में समझे, बुक के अकॉर्डिंग समझे, तो इसमें कौन सा पद प्रधान होता है? कभी कभी ऑप्शन में आपसे पूछ लिया जाता है कि अव्ययी भाव में कौन सा पद प्रधान होता है। तो इसमें जो होता है पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। और इसमें दूसरी ट्रिक क्या, आप ऐसे भी देख सकते हो कि इसमें पहला जो होता है, वो पहला शब्द जो होता है वो छोटा होता है जब इसका, है ना, और दूसरा क्या होता है? बड़ा शब्द होता है। और इसमें उपसर्ग जुड़े होते हैं। तो किस में उपसर्ग जुड़े होते हैं? जिस समास में, जिस शब्द में उपसर्ग जुड़ा हुआ होगा, कौन सा समास होगा? वो होगा आपका अव्ययी भाव। जैसे यथा, प्र, प्रीति, निर, आ, अन, भर, बद, हत, बे, पर, नी, उप। और इसमें होता है आपका पहला पद प्रधान। शब्दों के स्टार्टिंग में उपसर्ग होता है, वो कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके अव्ययी भाव। अब थोड़ा समास देखते हैं, जैसे उदाहरण देख लेते हैं। ये जितने भी उदाहरण में लेके आई हूँ सब इम्पोर्टेंट है। समक्ष, समक्ष का क्या अर्थ होता है? अक्षी के सामने, यानी कि आंख के सामने। यथा रुचि, यानी कि रुचि के अनुसार, इसका विग्रह हो जाएगा रुचि के अनुसार। आजन्म, आजन्म का क्या अर्थ होता है? जन्म भर, जन्म से लेकर, ठीक है, जन्म भर या जन्म से लेकर। यथा विधि, यानी कि विधि के अनुसार, इसका विग्रह हो जाएगा विधि के अनुसार। प्रतिपल हो गया, प्रतिपल भी इसका ही उदाहरण है। यथा विधि, यथा साध्य, आजन्म, जन्म से लेकर या जन्म भर। निर्जन, निर्भय, ठीक है, बिना भय के निर्भय हो जाएगा, बिना भय के। दिना दिन का क्या हो जाएगा? दिना दिन का हो जाएगा आपका दिन के बाद दिन, दिन के बाद दिन। तो ये कैसे हैं? ये आपके हो गए अव्यय भाव के, ठीक है। प्रत्यंग, प्रत्यंग का क्या हो जाएगा? अंग, अंग। प्रत्यय का क्या हो जाएगा? अंग, अंग। इसका आपका हो जाएगा अंग, अंग। प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सामने, आँख के सामने, ठीक है। और परोक्ष का क्या हो जाएगा? परोक्ष हो जाएगा अक्ष के परी, अक्षी के परे। प्रीति उपकार, उपकार के प्रीति, उपकार के प्रीति। इसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं, ये जो है आपके पल पल, जब पल पल हो गया, साफ साफ, पल पल मतलब यानी पल ही पल, साफ साफ, साफ ही साफ, या फिर घड़ी घड़ी, घड़ी ही घड़ी, सरासर, कुछ ना कुछ। ये शब्द जो होते हैं, आप कहोगे कि मैम ये जो इसमें योजक चिन्ह आया, और योजक चिन्ह किस में आता है? हमने तो पढ़ा था कि द्वंद्व में आता है, लेकिन द्वंद्व में क्या होता है? दोनों तरफ होते हैं आपके विलोम। जैसे दिन रात, दिन रात, तो ये क्या होते हैं? विपरीत शब्द होते हैं द्वंद्व में। लेकिन अव्यय भाव में जब दोनों समानार्थी शब्द होंगे, यानी कि दोनों तरफ सेम ही सेम होंगे योजक चिन्ह के, तब आप लगाओगे अव्ययी भाव। साफ साफ, रातों रात, घड़ी घड़ी, सरासर, ये जितने भी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही आपके क्वेश्चन में आते हैं। सरासर, है ना, ये सब आपके एग्जाम में आए हुए उदाहरण क्वेश्चन है, वही मैं बता रही हूँ आपको। तो पल पल, साफ साफ, रातों रात, घड़ी घड़ी, सरासर, कुछ ना कुछ, ये क्या होगा? ये होगा आपके समास, अव्यय भाव हो गए। अब आगे चलें, इसमें अव्यय भाव में क्या होता है? उपसर्ग लगता है।
सेकंड आता है आपका तत्पुरुष। तत्पुरुष में क्या होता है, तत्पुरुष में अंतिम पद प्रधान होता है। और इसकी अगर ट्रिक की बात की जाए तो जब समास को अलग करते हैं तो क्या लगेगा, का, की, के लिए, में, पर, को, ये लगता है। यानी कि इसमें किसका प्रयोग होता है, इसमें जो है तत्पुरुष समास में क्या छिपा हुआ होता है, विभक्ति छिपी हुई होती है। आपको ये सब नहीं देखना, आपको बस ये देखना कि अगर उपसर्ग आ गया तो कौन सा होगा, अव्ययभाव होगा। और का, की, के लिए, में, पर ये शब्द आ गया तो आपका होगा तत्पुरुष समास। जैसे रंगमंच, वनवास, वनवास या नेत्रहीन, ये किसके उदाहरण हो गए, ये हो गए आपके तत्पुरुष के। जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, तो इसमें कौन सा हो गया, कर्म तत्पुरुष हो गया। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका करण पुरुष। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो इसमें क्या आया, के लिए, तो इसमें कौन सा हो जाए, के लिए किसमें आता है, वो आता है संप्रदान में। तो ये हो गया आपका संप्रदान। बलहीन यानी कि बल से हीन, तो बल से हीन किस में आता है, वो जाएगा आपका पंचमी विभक्ति में आता है, अपादान कारक। गंगा जल, गंगा का जल, गंगा का जल किस में आता है, वो जाएगा आपका संबंध तत्पुरुष। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका अधिकरण तत्पुरुष। तो तत्पुरुष में हो जाएगा का, की, के लिए। इतना के लिए आगे चले। अब बात करते हैं कर्मधारय। तो कर्मधारय का क्या है, जब शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। इसमें क्या, शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है, यानी कि इसमें क्या होता है, उत्तर पद यानी दूसरा पद क्या होता है, इसमें प्रधान होता है। लेकिन हमें पहचानना है तो आप क्या करोगे, आप कोई भी शब्द दिया हुआ आप लगाओगे कैसा है, कैसे लगा कर देखोगे। यदि उत्तर मिल जाएगा तो उसमें हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। अगर उत्तर नहीं मिलेगा तो उसमें कर्मधारय समास नहीं होगा। जैसे उदाहरण है मृग नियन, क्या, मृग के समान, किसके समान, कैसे, कैसे नियन है, कैसे नयन है भाई, तो आप बताओगे मृग के समान। नीला अंबर, कैसा अंबर है, कैसा अंबर है भाई, नीला अंबर, कैसा अंबर है, नीला अंबर, तो कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कर्मधारय। सन्मार्ग, सतमार्ग मतलब सत है मार्ग जो, सन्मार्ग का क्या हो जाएगा, सत है जो, क्या, सत है मार्ग जो, कैसा मार्ग, सत है जो। महात्मा, महान है आत्मा जो, कैसी आत्मा, महान आत्मा, इसको हो जाएगा महान है आत्मा जो। तो आप कैसे लगाओगे, और उदाहरण ले लेते हैं इसके कर्मधारय के। नील कमल, कैसा है कमल, नीला है जो कमल, नील कमल हो गया है ना, कैसा कमल, नीला कमल। चरण कमल के समान चरण है, कमल के समान चरण है। चंद्रमुख, किस, क्या, चंद्रमुख किसके समान मुख है, चंद्रमा के समान। तो कैसे आप लगा कर देखोगे, अगर आंसर मिल जाएगा तो वो हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। 3 हो गए हमारे। आगे चलते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व समास में आपका लगा हुआ होता है योजक चिन्ह, या फिर इसमें योजक चिन्ह आएगा और इसमें आएगा और, योजक चिन्ह और इसमें आएगा। और इसमें क्या होता है, इसमें आपके दोनों पद प्रधान होते हैं। किसमें, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है और बीच में शब्दों के और आता है। जैसे लेन देन, तो इसमें क्या चिन्ह यूज हुआ, इसमें हुआ योजक चिन्ह। या फिर लेन और देन। दाल रोटी, दाल और रोटी, कैसे, दाल और रोटी। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, ये किसका हो जाएगा, द्वंद्व समास का। इसमें आपके बीच में क्या लगेगा, इसमें लगेगा योजक चिन्ह। लव कुश, लव और कुश, ठीक है, लव और कुश, तो ये क्या होगा, ये होगा आपके द्वंद्व समास। लेकिन यदि इसमें सबसे जो मेन है वो ये चीज है, जैसे 25 है, क्या है यार, जैसे 25 है, ठीक है, जो संख्या के नंबर, आप क्या हो गए कि 25 तो संख्या का, और संख्या का क्या होता है, द्विगु समास, आप जानते हो। लेकिन जो नंबर, जो संख्या 2 शब्दों में टूट जाएगी, 2 अंकों में डिवाइड हो जाएगी, वहाँ आपका होगा द्वंद्व समास। जैसे 25 किससे मिलकर बनेगा, ये बनेगा 20 + 25 से, तो ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास।
या 49 ले लो, 49 कैसे हो जाएगा 40 + 9, तो ये आपके हो जाएगा द्वंद्व समास। ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं, जो चकरा जाते हैं ना बच्चे, तो दोनों इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, योजक चिन्ह लगता है और बीच में और आता है। ये आपकी 3 चीज़ें हैं ट्रिक की। और जो 25 49 संख्या है जो 2 नंबर में डिवाइड हो जाती, बट जाती है, उसमें भी आपका द्वंद्व समास होता है। लेकिन जैसे है आपका जो 40 है ना, 40 हो गया, 30 हो गया, 20 हो गया, इसमें आएगा आपका द्विगु। लेकिन जो 2 में डिवाइड हो जाए, जैसे 41, 42, 45, ये हो जाएंगे आपके द्वंद्व। क्लियर? आगे चलें। द्विगु समास में क्या होता है, इसमें पहला पद संख्या होता है और समूह का बोधक इसमें होता है। इसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है इसमें। वो पहला पद क्या होता है, संख्या। पंचवटी, जैसे 5 वटों का समूह, इसका क्या समास विग्रह होगा, 5 वटों का समूह। अब है नेक्स्ट नवग्रह। नवग्रह तो इसका हो जाएगा 9 गिरोह का समूह। क्या, 9 गिरोह का समूह। पंचरत्न, 5 रत्नों का समूह। 5 रत्नों का समूह। सतसई, सतसई 700 का समूह, यानी कि 700 का समाहार। समाहार या समूह बोलो। ये सतसई जो है, ये सतसई जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। सतसई क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो भी चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो द्विगु समास में क्या होता है, द्विगु समास में होता है संख्या। इसके अपवाद देख लेते हैं। अपवाद क्या, त्रिनेत्र। आप बोलोगे त्रिनेत्र में क्या है, 3 नेत्र है ना, 3 नेत्र। लेकिन 3 नेत्र में क्या होता है, 3 नेत्र किसको बोला जाता है, त्रिनेत्र शिव जी को बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, ये अपवाद हैं, तो 3 नेत्र में आएगा। या फिर दशानन, 10 हैं जिसके आनन, ठीक है, या बोल सकते हो 10 हैं जिसके सिर, या 10 हैं जिसके आनन, है ना, ये 10 सिरों वाला। बहुवीरी आपका ऑप्शन में है, बहुवीरी और क्या द्विगु, ये दोनों ऑप्शन में है, तो आप बहुवीरी को ही सिलेक्ट करोगे, प्रायोरिटी आप बहुवीरी को दोगे। ये अपवाद हैं आपके, त्रिनेत्र, दशानन, षडानन, त्रिदेव, दोनों तरफ से हो सकता है। अगर बहुवीरी ऑप्शन में नहीं है तब आप द्विगु को सिलेक्ट करना, अगर हैं तब आप इसे ही सिलेक्ट करोगे, बहुवीरी को। ठीक है, त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, शिव जी के 10 हैं आनंद जिसके, रावण के, तो ये किसको कर रहे हैं, ये बहुवीरी को आप सिलेक्ट करोगे इसमें। ये अपवाद हैं। अगर बहुवीरी ऑप्शन में नहीं है तब आप किसको सिलेक्ट करोगे, आप द्विगु को करोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुवीरी समास, इसमें क्या होता है, इसकी ट्रिक क्या है, देवी देवताओं के नाम होते हैं इसमें, और पर्यायवाची शब्द समूह के लिए एक शब्द आता है। ठीक है, या तो पर्यायवाची शब्द समूह होंगे जिसके लिए एक शब्द आता है, या फिर देवताओं के नाम, जैसे त्रिनेत्र, लंबोदर। लंबोदर किसके लिए यूज किया था, गणेश जी के लिए यूज किया जाता है। लंबा है उदर जिसका, है ना, गणेश जी। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, किसकी हैं 4 भुजाएं, विष्णु जी की। जलज, यानी जल से उत्पन्न है जो, इसके लिए जलज। एक तो ये भी हो सकता है जल से जो उत्पन्न होते हैं, तो जल से आपके सीप भी उत्पन्न होता है ना, और कमल भी। तो लेकिन ये जलज किसके लिए यूज होता है, पर्यायवाची आपने देखा होगा कमल के लिए। तो जल से उत्पन्न है जो, कौन है, कमल। दशानन, 10 हैं जिसके आनन, रावण। तो इसमें क्या है, कुछ अपवाद हैं बहुवीरी में, जैसे नीलकंठ, है ना, नीलकंठ हो गया आपका। श्वेतांबर हो गया, श्वेत है जिसका अंबर, या पीले हैं जिसके अंबर, है ना, इसके 2 तरह से बन सकते हैं। श्वेत है जिसके अंबर, सफ़ेद है जिसके अंबर, या अंबर कैसा है, पीला सफ़ेद है, या पीतांबर पीला है अंबर जिसका, या पीले हैं वस्त्र, या फिर लंबोदर। अगर विकल्प में बहुवीरी और क्रमधारय दोनों हैं तो बहुवीरी ही लगाना है आपको। ठीक है, तो ये कुछ अपवाद हैं, अपवाद भी आप देख लेना, नोट कर लेना ये चीज़ें। तो मैंने सारी ये वीडियो जो आपको बताई है, सारे इस पूरी क्लास में जो आपको बताया है, तो अब इसमें मेन आपको क्या है, जो मेन ठीक है, अव्यय भाव की बात करते हैं। तो इसमें क्या आता है, इसमें आता है आपका उपसर्ग।
क्या आएगा इसमें, उपसर्ग इसकी, ठीक है। तत्पुरुष में क्या होता है, तत्पुरुष में होती है विभक्ति, ठीक है, विभक्ति इसमें छुपी हुई होती है, का, की, के लिए। कर्मधारय में लगाओगे आप कैसा है, कैसा है। द्विगु समास में क्या होता है, दोनों पद, द्विगु समास में क्या होता है, संख्या आती है, संख्यावाचक होते हैं, ठीक है। द्वंद्व में क्या आता है, आपका योजक चिन्ह आएगा या फिर और आएगा, और इसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि में इसमें कोई अन्य होता है, दोनों पद प्रधान नहीं होते, कोई अन्य होता है, यानी कि इसमें किसके ज़्यादातर भगवान जी के नाम ही इसमें आते हैं। समास हो गए आपके ये अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि। अव्ययभाव आएगा तो आप उपसर्ग से पहचान करोगे, तत्पुरुष आएगा तो तत्पुरुष में क्या करोगे, विभक्ति लगाओगे। कर्मधारय आएगा तो आप लगाओगे कैसा है। द्विगु समास आएगा तो आप उसमें संख्या से पहचान करोगे, और द्वंद्व समास आएगा तो उसमें योजक और आता है शब्दों में, राम और लक्ष्मण होगा जैसे। और बहुव्रीहि में कोई अन्य पद प्रधान होता है, मतलब जो शब्द दिया हुआ है वो ना होकर उसका कुछ और अर्थ निकलता है, और ज़्यादातर इसमें किसके नाम आते हैं, भगवान जी के नाम इसमें आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका समास का चैप्टर था। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, सब क्लियर हुआ होगा, ट्रिक भी आपको समझ में आई होगी। आप इसका प्रैक्टिस सेट लगाना, कल मैं भी इसका प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगी। जो नहीं समझ में आए इस ट्रिक के अकॉर्डिंग ही कल मैं आपको सारे क्वेश्चन जो हैं आपको कराने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।